नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ब्रजेश फिलोरिया एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेल के बारे में जानेंगे। रेगुलर बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, और साथ ही साथ एक और जो काफी ज्यादा कॉमन है और सुनने में आता है, इंटरिम बेल। तो इन तीनों के विषय में जानेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस आज के वीडियो पे हमारा रहेगा रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। रेगुलर बिल किसे कहते हैं, रेगुलर और एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, रेगुलर बिल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये दोनों को डिस्कस करने के बाद, इंटरिम बिल का डिस्कशन करने के पहले और इन तीनों मीन्स बिल का डिस्कशन करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेल क्या होता है। बेल एक्चुअल में एक लीगल प्रोसेस होता है दोस्तों, जो है लीगल प्रोसेस होता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है, जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है या फिर अरेस्ट होने के पहले भी यदि आरोप लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको एक राइट होता है उसे कस्टडी से बाहर रहने का, मीन्स स्वतंत्र रहने का एक अधिकार होता है। उस अधिकार को और डीप में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि किन किन परिस्थितियों में अधिकार खत्म होता है, नहीं रहता है, और किन किन परिस्थितियों में रहता है। लेकिन विशेषतर हम ये समझते हैं कि एक जो है एक्यूज्ड हैज राइट टू लीव फ्रीली, जो है तो उसको आप कह सकते हैं एक्यूज्ड हैज राइट टू लीव, जो है ना, फ्रीली फ्रॉम कस्टडी और डिटेंशन। दैट इज कॉल्ड जो है आपका बिल। तो हिंदी में इसे आप जमानत सबसे जानते हैं। आज दोस्तों जो हम इन तीनों के बारे में विषय में बताने जा रहे हैं, ये हम आम लोगों के लिए, जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, जो जिनका लॉ से कोई रिलेशन नहीं हो, उन लोगों के लिए है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि सारे एडवोकेट्स या जो लॉ के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगा, क्योंकि एक काफी कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये सारे जो है जनरल पब्लिक्स हैं उसके जो है जागरूकता के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अब ये समझ लेंगे दोस्तों कि बिल क्या है। आपने समझ लिया कि बिल जो है, बिल एक लीगल प्रोसेस है बाय विच जो है एनी पर्सन कैन फ्रीली लीव फ्रॉम द कस्टडी और फ्रॉम द डिटेंशन। आप ये भी कह सकते हैं कि बिल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑर्डर है जो पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और उस ऑर्डर का अर्थ ये है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को कुछ टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, कुछ टर्म पे, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसे टेम्पररी बेस पे जो है उन्हें जो है डिटेंशन में ना रख के उन्हें फ्रीली रहने का, जीने का अधिकार दिया जाता है, जैसे एज यूजुअल सारे लोग जीते हैं, रहते हैं उस हिसाब से। तो आप बिल का मतलब समझ गए। अभी दोस्तों की रेगुलर बिल क्या है, एंटीसिपेटरी बिल क्या है। रेगुलर बिल का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, तो वो आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, जो जैसे एफआईआर जब दर्ज हो जाती है पुलिस स्टेशन में, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट करने के बाद जो हम लोग उसे फ्री करने के लिए, कस्टडी से फ्री करने के लिए, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो में चला गया हो तो भी, या फिर पुलिस कस्टडी में ही है तो भी, दोनों ही स्थिति में उसे कस्टडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम रेगुलर बिल कहते हैं, जब वो अरेस्ट उसका हो जाता है तब। तो जो है ये आपको रेगुलर बिल, आपको बेलेबल सेक्शन हो, नॉन बेलेबल सेक्शन हो, कंपाउंडेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, कोई भी तरह का ऑफेंसेस है, तो उसमें आपको बेल का एप्लीकेशन के लिए आपको राइट होता है। आप बिल कर सकते हैं, भले आपको बिल मिले ना मिले वो अलग बात है, बट ये प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली आप बिल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बिल आप समझ गए हों कि बिल आपको क्या, रेगुलर बिल क्या होता है। रेगुलर बिल का एक और ये चीज है दोस्तों कि रेगुलर बिल में जो है आपको जो बेलेबल सेक्शंस होते हैं, बेलेबल सेक्शंस के अंदर आपको एक्यूज्ड पर्सन को बिल लेने का राइट होता है। मीन्स इंटायर राइट्स कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, उनको बिल लेने का राइट होता है। उनको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ के बगैर ही उन्हें, यदि ऑफेंस बेलेबल है और वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें ऑन इमीडिएट बेसिस पे
जो है कोर्ट को जो है रिलीज करना पड़ेगा, ऑन बेल रिलीज करना पड़ेगा, सम बॉन्ड्स भर के या सिक्योरिटी भर के उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि बेल, रेगुलर बेल का अर्थ ये हुआ कि ये एक तरह का लीगल प्रोसेस है जो आफ्टर अरेस्ट जो है स्टार्ट होता है, अरेस्ट के बाद स्टार्ट होता है। दूसरा ये है दोस्तों कि उसी के अपोजिट ये आपका एंटीसिपेटरी बेल है। तो एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ होता है कि बेल ऑन जो है एडवांस आप कह सकते हैं, बेल ऑन एडवांस या बेल ऑन एंटीसिपेट। एंटीसिपेट बेल का अर्थ ये हो गया कि अग्रिम बेल, कि यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी अपराध में शामिल होने का डर हो या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित कर दिया गया हो या किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में चला गया हो, उसे पुलिस ढूंढ रही हो, तो उस दरमियान में वो अरेस्ट होने से बचने के लिए या कस्टडी में जाने के लिए से बचने, अब अरेस्ट होने से बचने के लिए नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, कस्टडी में जाने से बचने के लिए जो बेल लिया जाता है उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ होता है अग्रिम जमानत। अग्रिम का अर्थ होता है कि पहले ही, बिफोर। तो आप कह सकते हैं कि जहां हम लोगों ने रेगुलर बेल को देखा कि वो आफ्टर जो है प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, आफ्टर अरेस्ट, लीगल प्रोसेस आफ्टर अरेस्ट है, जबकि ये आपका एंटीसिपेटरी बेल लीगल प्रोसेस बिफोर अरेस्ट आप कह सकते हैं, एडवांस में आपको अरेस्ट मिल जाता है। मतलब कस्टडी में जाने, डिटेंशन में जाने के पहले ही आप यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने एंटीसिपेटरी बेल का राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल जो है का राइट जो है सिर्फ नॉन बेलेबल सेक्शंस के ऊपर ही अवेलेबल है। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब जिसमें जो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हैं दोस्तों, नॉन अवेलेबल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कॉग्निजेबल अपराध जो है उसमें ही एंटीसिपेटरी बिल आपको जो है लेने का राइट होता है या फिर एंटीसिपेटरी बिल को प्रोसेस करने का राइट होता है। एंटीसिपेटरी बिल लेने का राइट होता है, मतलब आपको प्रोसेस करने का राइट होता है, लेने का राइट नहीं होता है। एंटीसिपेटरी बेल को आप प्रोसेस कर सकते हैं यदि आपका ऑफेंस जो आपके ऊपर अपराध लगाया गया है, जो एफआईआर में या फिर आशंका है किसी अपराध में आपको शामिल हो जाने का या नाम आ जाने का उस अपराध में, तो उसके लिए यदि आपको जो है वो ऑफेंस जो है, जो वो सेक्शन है, वो यदि नॉन अवेलेबल है तो ही आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल को जहां हम लोगों ने रेगुलर बेल में समझा कि रेगुलर बेल में क्या होता है दोस्तों, रेगुलर बेल में यदि बेलेबल सेक्शन है तो वो एक्यूज्ड को फुल राइट होता है कि वो बेल ले सकता है, उसको फंडामेंटल राइट कह सकते हैं, उसको मौलिक अधिकार होता है कि उसे जमानत मिलेगा ही मिलेगा। जबकि यहाँ पे हालांकि आपको नॉन अवेलेबल सेक्शन अगर लगा हुआ है आपको, तो रेगुलर बेल में भी आपको जो है बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट अपने सोच समझ के हिसाब से जो आपके रिकॉर्ड्स देखकर, बैकग्राउंड देखकर आपको तय करेगा कि जो है आपका क्या रिकॉर्ड है ऑफेंस का या फिर कन्विक्शन का जो है क्या रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जमानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या एविडेंसेस क्या कहता है आपका उसके ऊपर। जबकि एंटीसिपेटरी बेल में आपको ऐसा नहीं दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस पे ही आपको ये प्रोसेस करने का ही राइट मिलता है। तो मतलब इसको कि इसमें अवेलेबल हो नॉन अवेलेबल हो ये कोई तर्क वाली बात ही नहीं है। इसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो हम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हमें बेल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये कहना संभव नहीं है। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। तो वो अपने सोच समझ के हिसाब से वो सोचेंगे समझेंगे कि जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों की चूंकि ये नॉन अवेलेबल सेक्शंस में ही एप्लीकेबल होता है तो हम सब जानते हैं, और यदि आप नहीं जान रहे हो तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि कोई भी एफआईआर होता है दोस्तों किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, मतलब किसी भी अपराधी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो जो है बिफोर ट्रायल
जब उसका ट्रायल स्टार्ट होने के पहले, कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने के पहले, मीन्स तर्क वितर्क और जो भी एविडेंसेस वगैरह होने के पहले जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस के दरमियान तक वो ऑफेंसेस का जो है मजिस्ट्रेट के अंदर में होता है, या तो फर्स्ट मजिस्ट्रेट, डिपेंड अपॉन द ऑफेंस, कैसा अपराध है, संगीन प्रकार का है, असंगीन अपराध टाइप का है, मीन्स कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, डिपेंड करता है कि किस तरह का अपराध है, उसके अकॉर्डिंगली कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो किसी भी तरह का अपराध हो तो वो ये जो है आपको अपराध जो है ट्रायल के पहले आपको वो मजिस्ट्रेट के हैंड में ही होता है, मजिस्ट्रेट के हैंड, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान तक जो है वो आपका मजिस्ट्रेट के हैंड में ही होता है। तो मजिस्ट्रेट के हैंड में होता है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, चार्जशीट कंप्लीट हो जाने के बाद जो है, चार्जशीट कंप्लीट नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर डिसाइड होता है कि ये इसका ट्रायल जो है कहाँ चलना चाहिए, इसका मीन्स सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलना चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलना चाहिए, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलना चाहिए, या कहीं और किसी और स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए, तो वो होता है। तो आपको पहले तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ये जो है ये कंफर्म होता है कि कहाँ पे इसका ट्रायल चलेगा। तो आप बेसिकली आप समझ गए हैं दोस्तों कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है और रेगुलर बेल क्या है, जमानत क्या है और अग्रिम जमानत क्या है। दोस्तों जमानत का जो प्रोसेस है, जमानत का जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, मीन्स जो है आपका जो प्रीवियस वाला जो ओल्ड जो आपका सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, तो उसमें भी आपका इस चीज का वर्णन था और बेल का प्रोसेस उसमें भी था। जबकि 1973 में जो नया वाला जो सीआरपीसी आया, न्यू जो अमेंडेड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, तो उसमें ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद ये एंटीसिपेटरी बेल का आपको ये राइट मिल गया। और दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल में आपको एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसेस करने के लिए या प्रोसेस कर रहे हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट होने के लिए आपको बहुत ही रीजनेबल कॉज होना चाहिए, बहुत ही रीजनेबल कारण होना चाहिए कि आपको बेल पे छोड़ा जा सके। साथ ही साथ आपको कोर्ट को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा, आपको ये जो है प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपके पास उतने हार्ड एंड जो है सिक्योर एविडेंसेस हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको अरेस्ट हो सकती है, तो ही आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है आपको ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों कि एंटीसिपेटरी बेल, और उसको आप डिटेल्स में आप अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, तो एक चीज और है कि आपको जो रेगुलर बेल का प्रोविजंस है, रेगुलर बेल कौन कौन परिस्थितियों में हो सकता है, जो है चाहे किसी भी तरह का ऑफेंस हो, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, जो है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, किसी भी तरह का अपराध हो, ऑफेंस हो, तो आपको बेल का जो प्रोसेस है, जो रेगुलर बेल का प्रोसेस है दोस्तों, वो आपको आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आपको सेक्शन 436 में आपको इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है, कुछ आपको 437 में दिया गया है, वापस आपको 439 में दिया गया है, 436 में 436 ए, 437 ए वगैरह में भी शायद से दिया गया है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। 436, 437 और 439 में इसके बारे में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के में आपको दिया गया है। जबकि आपका एंटीसिपेटरी बेल वहीं पे आपको 438 सेक्शन में दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 438 सेक्शंस में आपको एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन आपको बताता है कि क्या है क्या नहीं है, वो और किन किन परिस्थितियों में दिया सकता है। दोस्तों जो रेगुलर बेल है, वो रेगुलर बेल आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि जिस कोर्ट में ट्रायल हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस बीच में आ गया, यदि आप अरेस्ट हो चुके हैं तो आपको रेगुलर बेल आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनके हैंड में वो कोर्ट आपका केस चल रहा है, उसके द्वारा आपको दिया जा सकता है।
और यदि आपको ये रेगुलर बेल नहीं मिलता है तो उसके बाद आप अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपका केस सेकेंड मजिस्ट्रेट के पास है तो आप फर्स्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर रिजेक्ट किया है सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी आप अपीलेट कोर्ट में आप जा सकते हैं। दूसरी ओर एंटीसिपेटरी बेल चूंकि नॉन अवेलेबल सेक्शंस के लिए ही सिर्फ इस प्रोसेस को यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल आपको जो है सारे कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको सिर्फ सेशन कोर्ट के द्वारा ही एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है। और यदि और हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। आप मतलब एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन आप या तो सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं, नहीं तो हाई कोर्ट में भी आप लगा सकते हैं। आप जो है मतलब कहने का अर्थ कि या तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं विदाउट अप्लाइंग द एंटीसिपेटरी बेल बिफोर द सेशन कोर्ट। यू मस्ट मतलब यू में ऑल्सो जो है अप्लाई बिफोर द हाई कोर्ट ऑल्सो जो है फॉर एंटीसिपेटरी बेल। बट जो है आपका प्रैक्टिसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो चूंकि हाई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है जो है, और आपका सेशन कोर्ट इज ए सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट, तो निचली अदालत है हाई कोर्ट को के अपेक्षा देखा जाए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों कि आपको जो आपका एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोसेस है वो आपको पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है या करना चाहिए, और प्रैक्टिस के हिसाब से यदि देखें तो वैसे आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और यदि सेशन कोर्ट से आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप सेशन हाई कोर्ट में आगे अपील के तौर पे आप जो है उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप बढ़ सकते हैं। समझे? तो ये आप सारी चीजें आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि आपको बेल का जो प्रोसेस है, बेल का प्रोसेस में आपको दोस्तों आप जैसा कि समझ गए कि अरेस्ट के बाद ही आपका बेल जो है रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन करते हैं और वो मिलता है, जमानत आपको ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। जबकि एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ ये हुआ यदि एंटीसिपेटरी बेल किसी व्यक्ति को, किसी आरोपी को, किसी अपराधी को ग्रांट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि जब भी वो व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्ट होने के तुरंत बाद से उस एंटीसिपेटरी बेल को फिर एंटीसिपेटरी नहीं बोल के उसको रेगुलर बेल के जैसा ही ट्रीट किया जाता है, रेगुलर बेल के जैसा ही माना जाता है। बिकॉज यह अवधारणा है या फिर आप माना हुआ बात है कि एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ होता है अग्रिम जमानत, एडवांस जमानत, जो है बिफोर बेल बिफोर अरेस्ट। तो अरेस्ट के बाद जो है उसको एंटीसिपेटरी बेल कैसे कर सकते हैं? तो इस वजह से यदि कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद भी अरेस्ट हो जाता है तो उसे वो पुलिस स्टेशन को दिखाएगा, पुलिस को जिसने उसको अरेस्ट किया उसको दिखाएगा, और उसके बाद जो है उसको बेल समझ के, रेगुलर बेल समझ के उसे जो है पुलिस को छोड़ देगी उसको। तो आप दोनों को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों टॉपिक को समझ गए होंगे। अब ये है कि आप कुछ लोगों का ये सोच रहे होंगे या फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यदि एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत मिल ही गया है, ग्रांट हो ही गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो व्यक्ति को अरेस्ट करने का क्या मतलब है, वो व्यक्ति अरेस्ट क्यों होगा? तो दोस्तों आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गया है, आरोप लगने के बाद जो है उस व्यक्ति को आरोप लगने के बाद जो है उसको पुलिस खोज रही है, अरेस्ट करने के लिए खोज रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा, वो कहीं और है, और उस बीच में उसने अग्रिम जमानत ले लिया है, एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है, और लेने के बाद वो चीज के बारे में जानकारी पुलिस स्टेशन को नहीं भी हो सकता है। तो पुलिस स्टेशन को जब तक जानकारी नहीं है तब तक वो पुलिस स्टेशन जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए खोज करता रहेगा। तो हालांकि उसने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है, जो लेकिन वो पुलिस स्टेशन को मालूम नहीं है, पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को आफ्टर जो है रिसीविंग बिल, एंटीसिपेटरी बिल, उसके बावजूद भी जो है आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है।
लेकिन यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो उस वक्त आप अगर दिखाते हैं उस एंटीसिपेटरी बेल का कॉपी को, तो फिर आपको उस पुलिस स्टेशन को या पुलिस ऑफिसर को आपको तुरंत रिलीज करना पड़ेगा, जो है एज ए रेगुलर बेल समझते हुए रिलीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है दोनों में डिफरेंसेस पर समझ लिए। तीसरा है दोस्तों कि एक कॉमनली एक इंटरिम बेल, तो इंटरिम बेल भी जो है लीगल प्रोसेस का ही एक पार्ट है दोस्तों। तो इंटरिम बेल एक कह सकते हैं कि इंटरिम बेल का अर्थ ये होता है दोस्तों कि टेम्पोररी बेस के लिए किसी व्यक्ति को जमानत दिया जाना, टेम्पोररी बेस के लिए, टेम्पोररी समय के लिए किसी व्यक्ति को जो है फ्रीली रहने के लिए, या जो है आपको जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो उसको इंटरिम बेल कहते हैं। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गया है, वो अरेस्ट हो चुका है, या फिर अरेस्ट होने का किसी व्यक्ति को डर है, तो वो यदि अरेस्ट हो गया है तो रेगुलर बेल का एप्लीकेशन करता है कोर्ट में। यदि अरेस्ट नहीं हुआ है और अरेस्ट होने का उसे डर है तो वो इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल लगाता है। तो ये दोनों ही बेल का जो प्रोसेस है दोस्तों, तो दोनों ही बेल का प्रोसेस को कंप्लीट होने में, बाद में जो है कोर्ट का ऑर्डर आने में कि बेल आपको ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है, उस बीच में आपको अरेस्ट किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आया है बेल का तब तक उस व्यक्ति को खोजते हुए पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इसलिए जो है इन बिटवीन द टाइम ऑफ द मतलब इन बिटवीन द पेंडिंग टाइम ऑफ द आपका रेगुलर बेल और इन बिटवीन द पेंडिंग टाइम ऑफ द आपका एंटीसिपेटरी बेल, आपको इंटरिम बेल का प्रोविजन है कि इंटरिम बेल का अर्थ है कि कुछ समय के लिए पुलिस को यह हिदायत कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि चूंकि उन्होंने इंटरिम बेल का एप्लीकेशन किए हैं, तो जब तक कि उनका रेगुलर बेल हो गया या फिर आपका एंटीसिपेटरी बेल हो गया, उसका कोई ऑर्डर ना हो जाए, मीन्स वो रिजेक्ट ना हो जाए या ग्रांटेड ना हो जाए, तो तब तक उस व्यक्ति को या फिर कुछ समय के लिए ही, उस बीच में 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, जब तक उसका ऑर्डर ना पास हो, उस भीतर में कोई भी जो है टाइम लिमिट देकर जो है कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है कि तब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट ना किया जाए। तो इस प्रोसेस को हम जो है इंटरिम बेल कहते हैं। इंटरिम बेल का अर्थ हो जाता है दोस्तों कि जो है टेम्पोररी बेल आप कह सकते हैं कि टेम्पोररी बेल which is a legal process and it can be process it can be apply before the honorable court, जो है ना within the period pending period of the आपका रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। तो ये तीनों के विषय में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि अब इन चीजों के विषय में आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई तरह का डाउट हो, कोई संदेह हो, किसी तरह का और भी इसके अलावा और नए नए टॉपिक्स, कोई भी तरह के क्वेश्चंस आपके मन में हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और नए विषय के ऊपर आप अपना राय दे सकते हैं कि किन विषयों के ऊपर मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे आप लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कुछ नए वीडियोस लेकर आऊंगा, बताऊंगा बेलेबल सेक्शन, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर आईपीसी क्या होता है, इंडियन पेनल कोड जो है बोलते हैं, सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्या होता है, उसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सेक्शंस है, वो मैं लगातार कंटिन्यू इस लॉकडाउन के पीरियड के बीच में आपको बताते रहूंगा। और आप इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए और हमारा भी मनोबल बढ़ाते जाइए, और इसे लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।